सितंबर 1924 की बात है। भारत उस समय अखंड भी था और गुलाम भी। देश में आंदोलन चल रहा था, लेकिन एक आंदोलन पुरातत्व के क्षेत्र में भी चल रहा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने उसी दौरान, उसी महीने में दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व की जानकारी दी। वह सभ्यता जो भारत भूमि पर लगभग 4,500 वर्ष पुरानी थी, और वह सभ्यता मेसोपोटामिया की तरह प्राचीन, मिस्र जितनी भव्य और कांस्य युगीन जो नेटवर्क था उसका हिस्सा थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है अहिंसा, हड़प्पा सभ्यता पर 100 मनन। रचनाकार हैं देवदत्त पटनायक। उन्होंने न केवल इस पुस्तक को लिखा है बल्कि इसकी चित्र सज्जा भी की है। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, जिसका हिंदी अनुवाद रचना भोला यामिनी ने किया है। यह पुस्तक दरअसल हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि उस समय का समाज मूल रूप से अहिंसक समाज था। देवदत्त अपनी कृतियों में तार्किकता के लिए जाने जाते हैं। वे भारत की जो पौराणिक कथाएं हैं, आख्यान हैं, जो मिथक हैं और मिथक और तथ्य के बीच जो एक सत्य है उसकी भी तलाश करते हैं। और वे इन प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं इस पुस्तक में कि हड़प्पा सभ्यता ने उत्तर वैदिक और तांत्रिक विचारधारा में अपना योगदान किस तरह से दिया। वे इस प्रश्न को भी तलाश करते हैं, इसका भी उत्तर तलाश करते हैं कि क्या हड़प्पावासी मठ संबंधी आदर्शों पर चलते थे, क्या वे ही आदर्श आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का हिस्सा बने। वे इस बात की भी जांच करते हैं कि क्या हड़प्पा कालीन यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी लिपि आज की इमोजीज की तरह थी, यानी चित्रांकन था। क्या उस दौर के लोग प्रतीकों में अपनी बात करते थे? क्या उनके पास प्रतिद्वंदिता की छवियां भी थी? आखिर अगर प्रतिद्वंदिता की छवियां थी तो हड़प्पा सभ्यता में उसकी खुदाई के दौरान युद्ध और रोमांस की छवियां क्यों नहीं मिलती हैं? आखिर उनके नगर क्या पहले विलुप्त हुए और गांव कुछ समय तक फलते फूलते रहे और बाद में विलुप्त हुए? दरअसल देवदत्त पटनायक इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं और इसकी तलाश वो करते हैं भारत की उस प्राचीन व्यवस्था से जो जहां अहिंसा एक सभ्यतागत विकल्प थी। उनका कहना है कि दरअसल हड़प्पा इतिहास के बारे में हमें ये जानना चाहिए कि हम केवल अंग्रेजों की वजह से ही उसको जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से पहले हम केवल पौराणिक आख्यानों से अपने अतीत के बारे में जानते थे। वेदों के बारे में जैसा कि कहा गया है कि वे अनादिकाल से हैं, जम्बूद्वीप में 4 युग होता है, नदियों की भूमि रहा है, हम मनु के वंशज रहे हैं, उनके राजाओं ने और ऋषियों ने इस भूमिखंड पर शासन किया, संस्कृत भाषी थे हम लोग और सनातन धर्म का पालन करते थे और समाज का जो वर्गीकरण था वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और जीवन के जो है वो 4 चरण थे।
जब भारत पर यवनों ने हमला किया तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि यवन उन्होंने तुर्क धर्म यानी इस्लाम को स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें बनाई और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत की अतीत की इस पारंपरिक समझ को बदल दिया। उस दौरान एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने भाषा वैज्ञानिकों ने संस्कृत और लैटिन के बीच जो संबंध थे उसको प्रकट करने की कोशिश की। इंडो यूरोपीय परिवार की खोज हुई। भारत में भाषा के नए परिवार के बारे में पता चला कि द्रविड़ भाषा परिवार भी यहाँ है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में था। पाली ग्रंथों के बारे में भी उसी दौरान जाना गया, बुद्ध अशोक के बारे में भी उसी दौरान जाना गया। लेकिन ये पता चलता है कि ये सारी जो प्रक्रिया थी वह 2300 वर्ष पूर्व तक आ जाती थी, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अनुवाद किया था और उन्होंने यह माना था कि इस ग्रंथ की रचना शायद 1500 ईसा पूर्व में भारत से बाहर आई किसी गैर सेमिटिक नस्ल ने की थी। यहीं से आर्यों के आगमन की बात चलती है। लेकिन 20 सितंबर 1924 को दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चल गया और जॉन मार्शल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में ये कहा था कि बहुत कम पुरातत्ववेत्ताओं को वह अधिकार मिलता है, जिसमें वह अवसर मिलता है जिसमें वह जान सकें कि कोई नई सभ्यता उनके साथ पनप रही थी। अब उस सभ्यता के आने के बाद ये पता चलता है कि दरअसल बहुत सारे जो मूल हैं वह मूल क्या थे। क्या यह लड़ाई भारत भूमि पर रहने वाले बाशिंदों और बाहर से आए हुए लोगों के बीच लड़ाई थी? क्या इन दोनों के युद्ध के बाद किसी नई सभ्यता का जन्म हुआ? क्या हिंदू धर्म उस समय हिंसक था? क्या ब्राह्मणों ने बौद्धों के साथ वही किया था जो बाद में मुसलमानों ने ब्राह्मणों के साथ किया? संस्कृत भाषी वैदिक लोगों और द्रविड़ भाषी शांत लोगों के बीच किस तरह की व्यवस्था थी? क्या संस्कृत भाषी ब्राह्मणों यानी जिन्हें हम आर्य कहते हैं, उन्होंने हड़प्पा वासियों को यानी द्रविड़ भाषियों को गुलाम बना लिया? क्या ब्राह्मण हमलावर थे जिस तरह से मुसलमान और अंग्रेज थे? इस तरह के जितने भी प्रश्न आते हैं उन सबको वे देखते हैं और उनका कहना है कि दरअसल जो हड़प्पा की सभ्यता की खोज हुई उसे भारत में बहुत सारे लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह जो है ठीक बात नहीं है। वे इस पुस्तक में भारत के अतीत को भी खंगालते हैं और अतीत को खंगालने के बाद वे उस बिंदु पर आते हैं जहां पुरातत्वविद जो है हड़प्पाई नगरों के बारे में अपनी बातें लिखते हैं और उनका कहना है कि दरअसल संस्कृतियां, हर संस्कृति जो है यही काम करती है कि वह अपने लोगों को कहानियां सुनाती है और कहानियों से वह एक संसार को रचती है। वो कहते हैं कि हर मनुष्य को एक कहानी चाहिए ताकि वह संसार और जीवन को समझ सके। सभ्यता ऐसी ही कहानी देती है और वह साझे नजरिए से लोगों को बांटती है। मिथक को कहते हैं कि माइथोस से बना है, ऐसी कहानियां जिसका अर्थ होता है ऐसी कहानियां जो वर्णन करती हैं। तो हर सभ्यता के पास ऐसी कहानियां हैं। मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन के पास अलग अलग मिथक हैं, इसीलिए इनकी पहचानें जो है अनूठी हैं। चाहे वास्तुकला हो, चाहे पुरातत्वविद हो, चाहे तार्किकता का प्रश्न हो, चाहे विचारधारा का प्रश्न हो, ये इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि ये कथाएं जो है वह समानांतर अलग अलग जगहों पर फैल रही थी। इस पुस्तक में वे हड़प्पा सभ्यता के उसी बिंदु को मनन करते हैं जिसमें हड़प्पा की पौराणिकता जो यह बताती है कि वह कालखंड कितना कल्पनाशील था, हड़प्पा के संसाधन जिससे उनके भूगोल का पता चलता है, हड़प्पा का ज्ञान जिससे उनकी अर्थव्यवस्था का पता चलता है, हड़प्पा की एकरूपता जिससे उनकी राजनीति का पता चलता है, और हड़प्पावासी किस तरह संपूर्ण रूप से
मानवतावादी थे। भौतिकवाद और वैराग्यवाद के बीच वे किस तरह से संतुलन स्थापित कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने साम्राज्यों का विरोध किया और मानकीकरण की प्रणाली के माध्यम से अपना बचाव करने की कोशिश की। और विविधता जो है, विविधता की स्वीकार्यता भारत भूमि की जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है, उसको भी उन्होंने रखा है। विशेष बात ये कि यह पुस्तक देवदत्त के बनाए हुए चित्रों से भी समृद्ध है। पहला खंड काल्पनिक प्राणी से शुरू होता है, जिसमें उन्होंने उन चित्रों का वर्णन किया है जो हड़प्पा से मिली छवियों के साथ आते हैं, जो 2500 ईसा पूर्व के हैं। और आगे बढ़ते हुए वे ज्ञान परंपरा, जीवन जगत, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की मुद्राएं उस दौरान की, वृक्ष उस दौरान, जिस तरह से परंपरा के बीच नदी तंत्र था, सरस्वती थी, हवा, पशु जगत, खनिज जगत, जो ज्ञान है, ज्ञान ने किस तरह से मछली पालन, मत्स्य और पशुपालन, कृषि, लकड़ी के काम को, अग्नि की प्रौद्योगिकी, पाषाण कला, धातु कर्म, किस तरह से टोकरियाँ और मिट्टी के बर्तन निर्मित हो रहे थे उस कालखंड में। यानी इस भूमि पर कितना विकास हो चुका था। खिलौनों का निर्माण भी हो रहा था, आभूषण भी थे। उन सबको खंगाला है कि चूड़ियाँ भी उस समय थी। पुरुष और महिलाएं इन्हें बाजूबंद और कानों में पहनते थे। उनके मनके भी थे। कपड़े का निर्माण हो चुका था। नौ परिवहन व्यवस्था थी। सौंदर्य कला, वास्तुकला, जल अभियांत्रिकी, आंतरिक व्यापार, यहाँ तक कि विदेशी व्यापार, आयात निर्यात भी उस दौरान होता था। और नगर की संरक्षा के लिए न केवल एक मानक नक्शा होता था, बल्कि विभिन्न श्रेणीगत व्यवस्था भी थी। माप का भी अपना नियम था, व्यापार का भी नियम था, मुहर और टोकन पट्टिकाएं भी थी, मुहरों के नमूने भी वो लिखते हैं। स्वतंत्र पशु भी थे और सहयोगी की जो कल्पना थी, उसके लिए काल्पनिक प्राणियों का भी उल्लेख उन्होंने किया है, जिसमें मिश्रित छवि के लोग थे। उस दौरान की लिपि क्या थी, अर्थ ध्वनियाँ क्या थी, यहाँ बाकायदा चित्र के माध्यम से वह अपनाते हैं कि हम इमोजी आज अपना रहे हैं, लेकिन हड़प्पा कालीन सभ्यता में इमोजी भी वहाँ थी। माताएं और देवियाँ किस रूप में थी, नर्तकी की आवश्यकता भी उस दौरान कैसे थी, कैसे एक कांस्य प्रतिमा मिली है। राजा और पुरोहित की भावना जो है वहाँ मिलती है, लेकिन वे कहते हैं कि विविध रूप से दिखाई नहीं पड़ती। एक बात और भी कहते हैं कि उस दौरान विभिन्न यौनिकता वाले लोग भी वहाँ दिखते हैं, जहाँ जनांगों का खुला प्रदर्शन वहाँ पर नहीं है। यानी आभूषण आ चुका था, लेकिन विवाह परंपरा थी, आनुवंशिकी थी, भाषा भी उनकी अपनी थी, कहानियाँ वो कहने लगे थे, खेल क्रीड़ा करने लगे थे, रसोई घर था, भोजन, यानी भोजन में हर तरह का भोजन, मांसाहार, शाकाहार, सब कुछ शामिल था। डेयरी भी हो चुकी थी, तेल भी निकालना वो जानते थे, और आखिर में मुर्दों को दफनाने की भी व्यवस्था उनके अंदर थी। शरीर को उस समय दफना दिया जाता था, उनका स्मारक भी बना दिया जाता था, और तांबे की वस्तुओं की संस्कृति भी उस समय फैल चुकी थी। निष्कर्षतः 100 बिंदुओं का चिंतन करने के बाद देवदत्त इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दरअसल 20वीं सदी के अनेक हिंदू वेदों से मंत्रमुग्ध हैं, रामायण महाभारत की चर्चा करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि हड़प्पा के शहर 4000 वर्ष पूर्व व्यापार करते थे। वैदिक अनुष्ठान 3000 वर्ष पूर्व भी होते थे, और रामायण और महाभारत 2000 वर्ष पूर्व लिखित रूप में आ चुके थे। उनका कहना है कि विज्ञान भले ही राजनीति की परवाह नहीं करता, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि विज्ञान ब्राह्मणों और अंग्रेजों की भी परवाह नहीं करता। इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक में तथ्य प्रस्तुत किया है, और तथ्य प्रस्तुत करने के साथ उन्होंने इस बात को बेबाकी से कहा है कि निश्चित रूप से आर्यों की जो पूर्व शाखा थी वह भारत की ओर आई थी, और धीरे धीरे उसने बहुदेववादी वेद की रचना की, जहाँ देव का अर्थ
देवताओं से है। उनका कहना है कि आज हड़प्पा युग की 160 पीढ़ियाँ, वैदिक युग की 120वीं पीढ़ी, आरंभिक संस्कृत महाकाव्यों की 80वीं पीढ़ी और उनके आरंभिक प्रांतीय अनुवादों की 40वीं पीढ़ी के बाद हमें ये याद दिलाना होगा कि उस कालखंड में भी लोग मुख्य दिशाओं का आदर करते थे, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, वृक्षों का पूजन करते थे, 27 नक्षत्रों के बारे में जानते थे, माप के लिए बीजों का प्रयोग करते थे, कौड़ियों को करेंसी की तरह इस्तेमाल करते थे, हांडियों पर पकाकर थालियों में भोजन करते थे, लोटे में पानी पीते थे, मसाले के बारे में जानकारी थी, गिनती वो जानते थे, तीर्थस्थलों को जानते थे, कंघी करते थे, श्रृंगार करते थे, समरूप से आनंद और उत्सव मनाते थे, पवित्र वस्तुओं को अपने पास रखते थे और वे नदी धारा को जीवंत करने वाले महान साम्राज्य का हिस्सा थे। इस पुस्तक का उम्दा अनुवाद रचना भोला यामिनी ने किया है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस ने प्रकाशित किया है। 299 रुपये इसका मूल्य है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता और उसकी बहाने भारत की जो अतीत की गौरवशाली सभ्यता है उसको जानना चाहते हैं तो यह पुस्तक बहुत ही सहज और सरल भाषा में आपको आपके अतीत के बारे में, आपके पूर्वजों के बारे में बताती है। आप अहिंसा को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हार्पर कॉलिंस को बहुत बहुत बधाई, देवदत्त पटनायक को उम्दा कृति के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।